गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः अपने क्लास की कड़ी को बढ़ाते हुए कोर्स 8 के अंतर्गत अभी हमने आधुनिकीकरण के टॉपिक को लेकर आगे चल रहे थे। आगे हम देखेंगे कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं, कसौटियाँ, इनको अब आगे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनको 3 तरह से समझा जा सकता है। आधुनिकीकरण में व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं तथा समाज में क्या क्या गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? आधुनिकीकरण में व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं तथा समाज में क्या क्या गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता, जैसे सामाजिक में आधुनिकता, आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकता, राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकता और आधुनिकता बौद्धिक क्षेत्र में आधुनिकता इत्यादि। पहला क्या था? आधुनिकीकरण में व्यक्ति, और दूसरा क्या था? जीवन के क्षेत्रों में आधुनिकता, और तीसरा क्या है? आधुनिकता का पक्ष। तो हमने जैसा बताया था, आधुनिकीकरण में ज़्यादातर किसका नाम लिया जाता है? समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। तो यहाँ भी आधुनिकता का पक्ष में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को 4 पक्षों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। 4 पक्षों क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक पक्ष पहला है, मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसमें लर्नर, विंडफील्ड, मैकक्लेलैंड आदि विद्वानों ने इस पक्ष पर अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? कि आधुनिकीकरण के लिए व्यक्ति को कुछ नया, आधुनिकीकरण के लिए व्यक्ति को कुछ नया सीखने के लिए अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उसे खुद पर विश्वास होनी चाहिए। इसी मानवीय मनोवृत्ति के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को क्या मिलती है? गति मिलती है। और दूसरा क्या है? आदर्श प्रतिमानात्मक पक्ष। आदर्श प्रतिमानात्मक पक्ष, इसमें ऑलमोट, बेबी, लुशियन पाई, एल्वर्ड, सिल्स आदि विद्वानों ने इस पक्ष का अध्ययन किया। और थर्ड क्या है? संरचनात्मक पक्ष। तो संरचनात्मक पक्ष में कौन है? टालकॉट, पार्सन्स और एप्टर, वन डिस्क आदि विद्वानों ने इस पक्ष का अध्ययन किया। दूसरा क्या है? प्रौद्योगिक पक्ष। 4 हो गया प्रौद्योगिक। चौथा क्या हो गया? प्रौद्योगिक पक्ष। तो लेवी, हैंगन, रोस्टव आदि विद्वानों ने इस पक्ष के अध्ययन किए। किस पक्ष के? आधुनिकीकरण की विशेषताओं के, है ना, पक्ष के अध्ययन किए। आधुनिकीकरण के सामान्यतः निम्नांकित लक्षण, है ना, यह कसौटियां माने जाते हैं कि भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर श्याम चरण दुबे ने आधुनिकीकरण और शिक्षा पर अपने महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख में जो NCERT के महत्वपूर्ण प्रकाशन पेपर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1966 में छापा था। उपरोक्त सभी लेखकों के द्वारा बताई हुई विशेषताओं को एक स्थान पर सर्वांगीण रूप से देखने का प्रयास किया गया और उनके अनुसार आधुनिकता अथवा आधुनिक जीवन की निम्नांकित विशेषताएं या कसौटियां होती है, वो बताई गई। पहला क्या था? परानुभूति। तो परानुभूति नाम से यह स्पष्ट है, परा मीन्स दूसरों के लिए। तो एक आधुनिक व्यक्ति में परानुभूति या दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर, एक आधुनिक व्यक्ति में परानुभूति या दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर देखने व सोचने की योग्यता होनी चाहिए।
विभिन्न परिस्थितियों में उसे क्या भूमिका निभानी चाहिए, इसका मान उसे होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में उसे क्या भूमिका निभानी चाहिए, इसका मान उसे होना चाहिए। किसमें? परानुभूति में। तो नेक्स्ट क्या है? मानसिक गत्यात्मकता। तो एक आधुनिक व्यक्ति ने न केवल सामाजिक गत्यात्मकता अपितु मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता भी होनी चाहिए। उसका व्यक्तित्व सदैव कठोर व अपरिवर्तनीय रहने वाला एक आधुनिक व्यक्ति में न केवल सामाजिक गत्यात्मकता अपितु मनोवैज्ञानिक गत्यात्मकता भी होनी चाहिए। उसका व्यक्तित्व सदैव कठोर व अपरिवर्तनीय रहने वाला न होकर परिस्थिति के अनुसार नमनीय या लचीला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्या है? अधिक भाग लेना। अधिक भाग लेना के अंतर्गत क्या है कि आधुनिक व्यक्ति वह व्यक्ति माना जा सकता है, आधुनिक व्यक्ति वह व्यक्ति माना जा सकता है जो न केवल अपने समाज अपितु विश्व भर की सामाजिक व राजनैतिक घटनाओं में दिलचस्पी रखता हो। इसमें विश्व भर की सामाजिक और राजनैतिक घटनाओं में दिलचस्पी रखता है, वरन उनमें अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना भी चाहता है, वरन उनमें अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना चाहता है तथा उनके प्रति निरंतर अपनी प्रतिक्रिया पत्र, पत्रिकाओं, भाषण व अन्य माध्यमों से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या ये पॉइंट है? लक्ष्यों की स्पष्टता। तो लक्ष्यों की स्पष्टता के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि एक आधुनिक व्यक्ति और एक आधुनिक समाज जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं उनको कैसे आपस में चतुराई के साथ मिलाया जाए, उनको कैसे आपस में चतुराई के साथ मिलाया जाए। कहने का मतलब समाज जिन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहा है ना, आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है, कैसे आपस में इसको चतुराई के लिए मिलाया जाए और कैसे उनमें समन्वय एडजस्टमेंट स्थापित किया जाए, यह क्षमता रखते हैं और ऐसा करके सशक्त रूप में अपने को मजबूत बनाते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्यों का एकत्रीकरण, है ना, कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं। एक आधुनिक व्यक्ति और एक आधुनिक समाज, एक आधुनिक व्यक्ति और एक आधुनिक समाज जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके बारे में पूर्णतया स्पष्टता प्राप्त कर लक्ष्यों का क्या करते हैं? एकत्रीकरण करते हैं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके बारे में पूर्णतया स्पष्ट प्राप्त कर लक्ष्यों का एकत्रीकरण करते हैं और उनके उद्देश्यों को भटकने की क्या होती है? प्रवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? संस्थागत राजनैतिक प्रतियोगिता। संस्थागत राजनैतिक प्रतियोगिता वे राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समुचित प्रकार की राजनैतिक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वे राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समुचित प्रकार की राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, न कि धोखाधड़ी, सेना द्वारा सत्ता छीनने या राजनीतिक हत्याएं करने में वे चुनाव, भाषणों, समझौते जैसे खास राजनीतिक व्यवहारों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? समप्राप्ति अभिप्रेरणा, है ना, समप्राप्ति अभिप्रेरणा। तो आधुनिक व्यक्तियों में क्या होता है? उच्च स्तरीय कुशलता, सफलता, निपुणता, व्यवहार को प्राप्त करने व प्रस्तुत करने की ओर अभिप्रेरणा या सुझाव देखने में आता है।
आधुनिक व्यक्तियों में उच्च स्तरीय कुशलता और सफलता, निपुणता, व्यवहार को प्राप्त करने व प्रस्तुत करने की ओर अभिप्रेरणा या सुझाव देखने में आता है। अधिक योग्य व कुशल बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? अधिक योग्य व कुशल बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तर्कपूर्ण उद्देश्य और उनको पाने के साधनों का आकलन। तो तर्कपूर्ण उद्देश्य है ना, क्या उनका तर्क लॉजिकल है। आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज उन उद्देश्यों को अपने सम्मुख रखते हैं जो तर्कपूर्ण होते हैं। आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज उन उद्देश्यों को अपने सम्मुख रखते हैं जो तर्कपूर्ण, मतलब कहने का मतलब फालतू बातों को नहीं लेते, जो महत्वपूर्ण है, जिनके लिए तर्क होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को क्या करते हुए सम्मुख रखते हैं। अपने आधुनिक व्यक्ति जो है आधुनिक समाज के प्रति क्या करते हैं, उनके सम्मुख अपने उद्देश्यों को तर्क के साथ रखते हैं कि वे भली भांति यह तय करते हैं कि उन तर्कपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन से उचित साधनों से चुने। वे भली भांति यह तय करते हैं कि उन तर्कपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन से उचित साधनों से चुने। नेक्स्ट क्या है? धन कार्य बचत जोखिम उठाने संबंधी नए दृष्टिकोण। धन कार्य बचत जोखिम उठाने संबंधी नए दृष्टिकोण कैसे इसके अंतर्गत हम जानेंगे। आधुनिक व्यक्ति धन को भारी भारी गहने बनाकर उसे एकत्रित करके उसे निवेश के रूप में लगा रहा है और धन कमाना चाहता है। आधुनिक व्यक्ति हैं जो धन को भारी भारी गहने बनाकर उसे एकत्रित करके उसे निवेश के रूप में लगाकर और धन कमाना चाहता है। वे अपने कार्य में समय की पाबंदी, व्यवस्था, अनुशासन, उच्च स्तरीय कुशलता रखते हैं। वे जोखिम उठाने की भावना रखते हुए कार्य करते हैं। वे जोखिम उठाने की भावना रखते हुए कार्य करते हैं, तभी उनको उच्च स्तरीय आर्थिक, सामाजिक व अन्य सफलताएं मिलती है। उनके दृष्टिकोण और मूल्यों में नयापन और उपयोगिता होती है। उनके मूल्यों में नयापन और उपयोगिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन की वांछनीयता और संभावना में विकास। परिवर्तन बोला ही गया कि आधुनिकीकरण में क्या है, आए दिन परिवर्तन होती है, गतिशील प्रक्रिया है। तो आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज और आधुनिक संस्थाएं इस बात में क्या कर रहे हैं, विश्वास रखते हैं कि परिवर्तन जो है आधुनिक जीवन का क्या है, प्राण है। आधुनिक जीवन का प्राण है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए और परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। वे परिवर्तन से हिचकिचाते नहीं हैं। उनकी यह प्रवृत्ति आधुनिकता का मूल मंत्र या मूल बिंदु कही जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अनुशासन। हम देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े आधुनिक बैंक, कारखाने, व्यावसायिक संस्थान अनुशासन के साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी जोर देती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े आधुनिक बैंक, कारखाने, व्यावसायिक संस्थान अनुशासन के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी जोर देती है। भारत में आधुनिकीकरण को पिता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा समाज सुधारक पर क्या दिया, बहुत बल दिया था। तो ये सब चीज क्या है, हमारी आधुनिकीकरण को बदल रहा है। ठीक है,
और बढ़ावा दे रहा है। दूरस्थ व उच्च संतुष्टियाँ, दूरस्थ व उच्च संतुष्टियों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती, दूरस्थ व उच्च संतुष्टियों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती या तुरंत की संतुष्टियों को टाल देने की क्षमता। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, दूरस्थ व उच्च संतुष्टियों को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती या तुरंत की संतुष्टियों को टाल देने की क्षमता। अब इसके अंतर्गत क्या है, आज हम देखते हैं कि कोई भी आधुनिक व्यक्ति जब तक अपनी उच्च अपनी उच्च शिक्षा या उच्चता अपने को प्राप्त नहीं कर लेता, वो क्या कर रहा है, अपने उत्तम व्यवसाय या नौकरी में स्थापित नहीं कर लेता, विवाह नहीं करता, जबकि परंपरागत तथा पिछड़े समाजों में बहुत सी लड़कियां लड़के शीघ्र विवाह कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि आज हम देखते हैं कि आधुनिक जो व्यक्ति है, आधुनिक जो समाज है, उसमें जो अगर उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, अपनी उच्च व्यवसाय नहीं लेता है, अपनी नौकरी स्थापित नहीं कर सकता, वो क्या करता है, विवाह नहीं करता है। लेकिन जो पिछड़े समाज है वे क्या करते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शीघ्र विवाह कर लेते हैं और जो भी नौकरी मिल जाती है वो उसी से संतुष्ट रहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, वो शीघ्र ही क्या होते हैं, माता पिता बन जाते हैं और परिवार के बोझ से दबकर उनकी क्या होती है, उच्च शिक्षा नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पॉइंट में क्या बोला गया, संतुष्टियों को टाल देने की क्षमता। तो संतुष्टियों को टाल देने की क्षमता मीन्स क्या, जब वो अपने कार्यभार और बोझ के तले जब जाएंगे तो वो क्या करते हैं, उनके अपने दूरस्थ और उच्च शिक्षा की तरफ वो क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, ऊंचे बढ़ने की आकांक्षा को वो समाप्त कर देते हैं और वहीं पर उनको कि अब हम आगे क्या करेंगे, मेरे लिए बस तो अब इतना ही है, घर चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर वो परिवार के बोझ से दबकर अपनी उच्च शिक्षा को नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता होती है। उसकी विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है, प्रमुख विशेषता होती है उसकी विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। नए नए यंत्रों और तकनीकी प्रक्रियाओं से मुक्त कल कारखाने द्रुत गति से कुशलता से कार्य करते हुए बहुत धन उपार्जन करते हैं। क्या करते हैं, नए नए यंत्रों और तकनीकी प्रक्रिया से मुक्त कल कारखाने और द्रुत गति से कुशलता से कार्य करते हैं और बहुत धनोपार्जन करते हैं। यहाँ पर हम ये जो आधुनिकीकरण के अंतर्गत क्या है, विभिन्न मशीनों के अंतर्गत क्या है, छापने की मशीन छापखाना का भी विकास हुआ। तो छापखाने में देखिए, तो अगर हम अभी विभिन्न विद्वानों की विभिन्न राइटर की बुक पढ़ते हैं, तो अगर उस समय अगर छापाखाना का विकास आधुनिकीकरण के कारण अगर नहीं हुआ होता तो आज हम इतना पेज को उतारना लिखना संभव नहीं होता। तो ये छापाखाना से हमारा क्या हुआ, कल कारखाना से क्या हुआ, कुशलता से क्या हुआ, रातों रात क्या हुआ, कितने पुस्तक छप जा रहे हैं, कितने विद्वानों के पुस्तक छप जा रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है, धनोपार्जन भी हो रहा है और शिक्षा का विकास भी हो रहा है। तो ये छापाखाना का विकास क्या हुआ, प्रौद्योगिकी के कारण, कल कारखाने के कारण हमारे लिए क्या हुआ, एक उन्नत शिक्षा का काम कर रहा है। उच्च स्तरीय और जटिल व्यवसायों वाली संस्थाएं, उच्च स्तरीय व जटिल व्यवसायों वाली संस्थाएं आधुनिक समाजों में बहुत बड़ी बड़ी सुव्यवस्थित जटिल आधुनिक समाजों में बहुत बड़ी बड़ी सुव्यवस्थित जटिल और वस्तुपरक या निष्पक्ष संस्थाएं जैसे बैंक, व्यापारिक संस्थान, शिक्षा संस्थाएं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, जिन्हें बहुत विकसित आदर्श प्रकार की नौकरशाही वाली व्यवस्था चलाती है, जिन्हें बहुत विकसित आदर्श प्रकार की नौकरशाही वाली व्यवस्था चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि सार्वजनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और पूर्व विकसित उच्च स्तरीय शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और पूर्व विकसित उच्च स्तरीय शिक्षा। आधुनिक समाजों में प्राय सभी लोग शिक्षित होते हैं। सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षालयों की उत्तम व्यवस्था होती है। सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षालयों की क्या होती है? उत्तम व्यवस्था होती है। उस शिक्षा क्या है कि वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। उस शिक्षा में वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा शोध का स्तर क्या होते जा रहा है? उच्च होते जा रहा है। तो वहाँ ज्ञान क्या हो रहा है? विस्फोट निरंतर होते रहते हैं। वहाँ ज्ञान का है ना, ज्ञान ही शिक्षा क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो वहाँ ज्ञान क्या है? विस्फोटक निरंतर होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परिवर्तित नए संबंध। आधुनिक समाजों में परिवर्तित नए संबंध, यहाँ संबंध आ गया रिलेशन से रिलेटेड। तो आधुनिक समाज में क्या कर रहा है? परिवार, पड़ोस, समुदाय तथा कार्य करने के स्थान पर आधुनिक समाज में परिवार, पड़ोस, समुदाय तथा कार्य करने के स्थान पर मित्र प्रकार के संबंध देखने में आते हैं, जो प्रकारात्मकता, स्वार्थ तथा उपयोगिता के तर्कों पर अधिक आधारित होती है। उपयोगिता के तर्कों पर अधिक आधारित मीन्स परिवर्तित नए संबंध मीन्स परिवार से हमें क्या उपयोगिता मिल रही है, क्या सहयोग मिल रहा है, पड़ोस से क्या मिल रहा है, समुदाय से क्या मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों पर क्या है कहने का, ये विभिन्न स्वार्थों पर टिकी है। इनमें जाति, धर्म, राग, द्वेष आदि को अधिक स्थान नहीं होता। प्राय नगरों के लोगों के आपसी संबंध हमारे ग्रामीण और कस्बे वालों के, है ना, ग्रामीण और कस्बे में छोटे गांव वालों के परंपरागत प्रतिमानों में कितने अधिक भिन्न है। आपको ये उपयुक्त विशेषताओं को देखने से लगेगा कि आधुनिकीकरण क्या है, एक बहुत उपयोगी है। ये जितना भी आप 11-12 पॉइंट देखें तो आपको उपयुक्त विशेषताओं को देखने से लगेगा कि आधुनिकीकरण एक बहुत उपयोगी, उत्तम तथा कुशल प्रक्रिया है, जिनसे व्यक्तियों और समाजों के जीवन में नएपन, नई शक्ति, आर्थिक समृद्धि, सुख सुविधापूर्ण जीवन, नई महत्वाकांक्षा एवं नई ऊर्जा के साथ नई जीवन शैली का समावेश हो जाता है। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कारक क्या क्या, इनके फैक्टर हैं, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर हैं, ये देखना है। समाजशास्त्री एस.सी. दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कारकों का होना आवश्यक है। योजना को सुव्यवस्थित बनाना, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाना और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। योजना को सुव्यवस्थित बनाना, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाना और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने। अनुशासन ऊपर से नीचे तक के सभी लोगों के लिए समान प्रकार का बनाए रखा जाना चाहिए। आधुनिक योजनाओं को विशेषज्ञों की राय से ही बनाया और लागू किया जाए। फिर से बोल रहे हैं ऊपर से, योजना को सुव्यवस्थित बनाना, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाना और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। दूसरा, सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने। अनुशासन ऊपर से योजना को सुव्यवस्थित बनाना, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाना, कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। सेकंड क्या है, सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने। अनुशासन ऊपर से नीचे तक के सभी लोगों के लिए समान प्रकार का बनाए रखना चाहिए। आधुनिक योजनाओं को
विशेषज्ञों की राय से ही बनाया और लागू किया जाए। उचित पुरस्कार व्यवस्था हो, अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाए, है ना। आधुनिकीकरण के आवश्यक कारक के अंतर्गत के आधुनिक कि क्या है, उचित पुरस्कार व्यवस्था हो, अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाए, और न करने वालों और कामचोरों को क्या करना चाहिए, दंड देने की व्यवस्था हो। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप क्या क्या हानियां हैं, इससे वर्ग भेद और क्या हुआ, गरीबी भूखमरी बढ़ी। इससे क्या आ गया, वर्ग भेद, गरीबी, भूखमरी बढ़ी। इससे बेकारी बढ़ी, क्योंकि अगर मशीन अगर कोई कार्य को करता है तो उसमें क्या है, श्रमिक कम लगता है ना। और कुटीर लघु उद्योग अगर हम करते हैं और हस्तशिल्प करते हैं तो उसमें हमें क्या है, श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जहाँ मशीनीकरण आ गया तो इससे क्या हो गया, बेकारी बढ़ गई, और इससे सामाजिक एकता, सौहार्द और बहुत कम हो गया, है ना। आधुनिक मूल्यों और परंपरागत मूल्यों और व्यवस्थाओं में आपसी क्या हो गए, टकराव बढ़ गए, जिनका समाज क्या हो गया, समाज की व्यवस्था पर क्या हुआ, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो जो लोग आधुनिक शिक्षा नहीं पा सकते हैं वे पहले से भी अधिक पिछड़े हैं और शोषित होने को बाध्य हो जाते। जो लोग आधुनिक शिक्षा नहीं पा सकते हैं वे पहले से भी अधिक पिछड़े हैं और शोषित होने के बाध्य हो जाते हैं, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। आपको आधुनिकीकरण के इन विविध पक्षों के ज्ञान से भारत के एक नागरिक और शिक्षक की भूमिकाओं को निभाने में बहुत सहायता मिली। आधुनिकीकरण के इन जो विविध पक्षों को ज्ञान से भारत के एक नागरिक और शिक्षक की जो भूमिकाओं को निभाने में क्या है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत बहुत सहायता मिली। इन पर आपको निरंतर गंभीर चिंतन करते रहना चाहिए। गंभीर चिंतन करते रहने से, तर्क करने से क्या है, हमें नए नए चीजों एवं मूल्यों का क्या होगा, प्रादुर्भाव होगा, उनका जन्म होगा। तो आधुनिकीकरण की दौड़ में भारत भी शामिल हो चुका है। आधुनिकीकरण की दौड़ में भारत भी शामिल हो चुका है। संविधान, कानूनों, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान, सूचना, संविधान, कानूनों, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान, सूचना, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा भारतीय समाज को आधुनिक बनाने का भरसक प्रयास पिछले लगभग 4 दशकों में किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका क्या रही और क्या होनी चाहिए, अब इस पर आप विचार कीजिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। आधुनिकीकरण और शिक्षा पर किन 3 समाजशास्त्रियों ने लिखा है? आधुनिकीकरण और शिक्षा पर किन 3 समाजशास्त्रियों ने लिखा है, हमने बता चुका है आप लोगों को। ठीक है, आधुनिकीकरण को लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? आधुनिकीकरण को लाने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? और नेक्स्ट क्या है, आधुनिकीकरण की सभी विशेषताओं को अपना लेना चाहिए। आधुनिकीकरण की जितने भी विशेषताएं आप लोगों ने देखा, आधुनिकीकरण की सभी विशेषताओं को क्या अपना लेना चाहिए, इसे आप लोग समझाएं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक पसंद आया, आप सभी को समझ में आया तो लाइक करें।